अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस मौजू की बात करेंगे वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये एक ऐसी बीमारी है जो मेरे ख़्याल में अभी भी हमारे यहाँ कम डायग्नोस होती है, और इसलिए क्योंकि हम समझते हैं कि कोई आदमी खर्राटे ले रहा है तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, सारे ही लोग खर्राटे लेते हैं, तो इसलिए हम उसको इतनी तवज्जो नहीं देते, और इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है ये मिस हो जाता है। और वैसे भी इसके लिए बाज़ दफ़ा हमें CPAP की ज़रूरत पड़ती है या हमें स्लीप स्टडीज़ करवानी पड़ती हैं। स्लीप स्टडीज़ होती हैं बाकायदा, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि हमें कोई रेस्टलेस लेग सिंड्रोम तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो नहीं है, और कोई स्लीप डिसऑर्डर तो नहीं है। तो वो बाज़ दफ़ा हमारे मुल्क में इतनी आम नहीं है, तो इसकी वजह से इसकी तशख़ीस भी कम है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी नींद की बीमारी है जिसमें सोते वक्त ऊपर की सांस की नाली बार बार तंग या बंद हो जाती है। उस वजह से सांस कुछ लम्हों के लिए रुकती है या बहुत कम हो जाती है। नतीजन मरीज की नींद बार बार टूटती है, ऑक्सीजन कम हो सकती है, और जब ये सब कुछ रात को होगा, नींद प्रॉपर नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई दिमाग को कम मिलेगी, तो अगले दिन वो आदमी जो है उसको शदीद गुनूदगी या ज़्यादा नींद आएगी, दिन भर सही तरीके से काम नहीं कर सकता। अब हमें देखना यह है कि आखिर इसकी वजूहात क्या है। इसकी असल मसला तो ये होता है कि सोते वक्त जो आपके गले के पट्टे हैं, अंदर गले के पट्टे ये ढीले पड़ जाते हैं, तो जिनकी वजह से हवा का रास्ता तंग हो जाता है। इस खतरे को बढ़ाती क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो बढ़ाती है वो तो मोटापा है। जो ज़्यादा वज़न, जो जिन लोगों में ओबेसिटी होती है या मोटापे की बीमारी होती है, उनको ये चीज़ ज़्यादा होती है। फिर बाज़ लोगों के टॉन्सिल्स अगर बढ़े हुए हैं या एडिनॉइड्स हैं, या गले या जबड़े की साख्त ऐसी है कि उसके अंदर वो अच्छे तरीके से नाक से सांस नहीं ले पाते, या उनकी सांस की नाली उस तरह नहीं एक्ट करती, ये चीज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बढ़ सकता है। और इसका ताल्लुक थोड़ा बहुत मोटापे के अलावा अल्कोहल, या जो लोग सुकून आवर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात, या जो तंबाकू नोशी करते हैं, उनमें भी ये हो जाता है। फिर चूँकि ये ज़िलात ढीले होने की बात है, तो जो मर्द होते हैं बड़ी उम्र वाले ख़ास तौर पे, उनमें भी हो जाता है। फिर बाज़ लोगों में ये बीमारी भी और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी बाज़ दफ़ा थोड़ा सा उसमें ख़ानदानी उनसर भी हो सकता है, जेनेटिक जिसको हम कहते हैं। फिर बाज़ लोगों की सोने की पोजीशन इसको बढ़ा देती है, क्योंकि आप देखते हैं ना, बाज़ लोग करवट पे सोते हैं, उनमें स्लीप ये जो होता है स्लीप एपनिया कम होगा, और जो लोग सीधा लेटकर सोते हैं उनमें स्लीप एपनिया ज़्यादा होगा। अच्छा, इस बीमारी की अलामात क्या है? रात के वक्त इस बीमारी वाले में, जिनको ये बीमारी होती है, वो लोग रात के वक्त ऊंची ऊंची आवाज़ में खर्राटे लेते हैं। अच्छा, उनको बात सांस रुक रुक कर आ रहा होता है, या घुटन, या एकदम आँख खुल जाती है, और बात उनको एकदम से ऐसा होता है कि आप जो साथ वाला लेटा होगा वो देखेगा कि ये खर्राटे ले रहा है, फिर अचानक उसको फिर एकदम से सांस लेना शुरू कर देगा, एकदम सांस रुकेगी, फिर एकदम से सांस ले लेगा, तो इनके रुक रुक के सांस आती है बाज़ दफ़ा। फिर उसी की वजह से बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इनकी आँख रात को बार बार खुल सकती है, और इनकी नींद बेचैन होती है। ये तो रात की अलामात हो गई। इनके साथ दिन में क्या होगा? दिन में ये लोग ज़्यादा नींद आएगी, सर दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, तवज्जो में कमी हो सकती है, भूलना हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, या मूड में ख़राबी हो सकती है, जैसे डिप्रेशन वगैरह। ये बीमारियां सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि ये अलामात पैदा करती हैं। ये बीमारियां बाज़ दफ़ा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वगैरह बाज़ जिस्मानी बीमारियों को भी बढ़ा सकती हैं, जैसे डिमेंशिया, शुगर की बीमारी, ब्लड उसकी डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन, ये इन चीज़ों पे भी असरअंदाज हो सकती हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत अहम है।
پھر اس کے اندر ایک سیفٹی ایشو آ جاتا ہے کہ اگر آپ صبح کو زیادہ نیند آ رہی ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو کہیں آپ کسی جگہ گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اب اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک تو ہم نے دیکھا بھی جو بنیادی وجوہات ہیں آپ وجوہات نہ کریں، ٹونسلز ہیں تو ٹونسلز کا علاج کرا لیں، آپریشن، ایڈینوائڈز ایسے ہیں جو تنگ کر رہے ہیں اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اگر آپ الکوہل وغیرہ یا نشہ آور چیزیں یوز کرتے ہیں وہ نہ استعمال کیجئے۔ آپ سیدھے سوتے ہیں تو سیدھے سونے کے بجائے سائڈ پہ سوئیے۔ جو ہم نے پہلے بھی سلیپ ہائیجین کے اصول بتائے ہوئے ہیں ان کی پابندی کریں۔ لیکن اگر اس سب کے باوجود بھی یہ تکلیف رہتی ہے تو پھر ایک دفعہ سلیپ اسٹڈی کروائیں۔ سلیپ اسٹڈی میں پتہ چل جائے گا سب چیزوں کا کہ آپ کو کون کون سی سلیپ کے مسائل ہیں، اور اس میں جو کام ہو سکتا ہے وہ یہ کہ وہ آپ کو سی پیپ دیں۔ بعض دفعہ سی پیپ دیتے ہیں، بعض دفعہ دوسرے آلے ہوتے ہیں جو صرف ناک پہ اور منہ کے لیے ہوتے ہیں اور گیگ ٹائپ ہوتے ہیں، اور بعض جو ہوتے ہیں وہ پوری سلیپنگ مشین ہوتی ہے۔ تو اس سے ذریعے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی رکاوٹ ہوتی ہے اس کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پھر آپ کی نیند بہتر ہو جاتی ہے، آکسیجنیشن دماغ کی بہتر ہو جاتی ہے، اور جو ہم نے کہا کہ بہت سی اس میں خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ خرابی نہیں ہوتی۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو میں آپ کو جس بیماری کا بتا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے بہت سے نتائج ہو سکتے ہیں اور ہم اس کی عموماً تشخیص نہیں کرتے، اور اس کا سب سے بہتر تو پتہ جب ہی چلتا ہے جب ہم سلیپ اسٹڈی کراتے ہیں۔ لیکن اس کی علامات کو آپ کے ساتھ والا بھی پہچان سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ سوتے ہیں، گھر والے یا آپ کی بیگم یا آپ کے شوہر۔ جزاک اللہ۔